आज की दुनिया में देखिए हर कोई अपनी कहानी बता रहा है, अपनी उपलब्धियां दिखा रहा है। इंस्टाग्राम पे वो परफेक्ट जिंदगी, लिंक्डइन पे एक से बढ़कर एक करियर। लेकिन इस सब के बीच क्या हम कुछ बहुत जरूरी चीज भूल रहे हैं? मतलब किसी काम में अच्छा होना और एक इंसान के तौर पर अच्छा होना, क्या ये दो अलग अलग बातें हैं? बिल्कुल। और यही वो सवाल है जो आज हमारे हाथ लगे स्रोतों का केंद्र है, जो डेविड ब्रूक्स की किताब द रोड टू कैरेक्टर पर आधारित है। देखिए, इस किताब में दो तरह के गुणों की बात की गई है। एक है रिज्यूमे वाले गुण, अच्छा। यानी वो स्किल्स जो आप नौकरी के लिए अपनी सीवी पर लिखते हैं। और दूसरे हैं श्रद्धांजलि वाले गुण। श्रद्धांजलि वाले गुण। हाँ, यानी वो बातें जो लोग आपके जाने के बाद आपको याद करके कहेंगे। आपकी दया, आपकी ईमानदारी, आपका साहस। और किताब का मेन पॉइंट शायद यही है कि हमारा समाज धीरे धीरे श्रद्धांजलि वाले गुणों को भूलकर सिर्फ रिज्यूमे वाले गुणों के पीछे भाग रहा है। तो आज हम इसी बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे लोगों की कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने बाहरी सफलता से ज्यादा अंदर की ताकत बनाने पर ध्यान दिया। इसकी जड़ें एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव में हैं। हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना होगा कि ये सब शुरू कैसे हुआ। पहले एक ऐसा दौर था जिसे स्रोत विनम्रता की संस्कृति कहते हैं। हाँ, मतलब एक ऐसा समय जब लोग खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं माना जाता था, है ना? एक आम सोच थी कि इंसान के अंदर स्वार्थ, लालच और गुस्सा जैसी कमजोरियां होती हैं और जिंदगी का मकसद इन कमजोरियों से लड़कर खुद को बेहतर बनाना है। जिंदगी को एक नैतिक लड़ाई की तरह देखा जाता था। सही कहा। और फिर खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सोच बदलने लगे। मनोविज्ञान और ये जो सेल्फ हेल्प कल्चर है, इसका जोर बढ़ा। एक नया आइडिया सामने आया कि इंसान अंदर से बुरा नहीं बल्कि अच्छा है। आपको खुद से लड़ने की जरूरत नहीं, बस खुद को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। खुद पर भरोसा करो, तुम जैसे हो परफेक्ट हो, अपनी दिल की सुनो। ये बातें हर जगह सुनाई देने लगी। एक मिनट, लेकिन क्या इसमें कुछ अच्छा नहीं है? क्या खुद पर भरोसा करना हमें पुरानी धकियानुसी सोच से बाहर नहीं निकालता? मतलब क्या हर तरह का आत्मसंयम अच्छा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आत्मविश्वास बुरी चीज नहीं है। समस्या तब शुरू हुई जब आत्मविश्वास आत्म केंद्रित हो गया। ध्यान अपनी कमजोरियों को सुधारने से हटकर अपनी ताकतों का दिखावा करने पर चला गया। नतीजा ये हुआ कि कर्तव्य, सम्मान, सेवा जैसे शब्द पुराने लगने लगे। इनकी जगह प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक और साहसी यानी बोल्ड जैसे शब्दों ने ले ली, जिनका मतलब अक्सर ये होता था कि जो आपके मन में आए वो करो। ये तो मैंने महसूस किया है। अब लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य से ज्यादा खुद के प्रति अपने कर्तव्य की बात करते हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कारों में भी ये बदलाव दिखता है। पहले किसी के जाने पर लोग उनकी सेवा, उनकी दया और उनके चरित्र की बातें करते थे। अब ज्यादातर बातें उनके शौक, उनकी छुट्टियों और उनके मजेदार पलों की होती हैं। जैसे जिंदगी का मकसद एक अच्छा इंसान बनना नहीं, बल्कि एक दिलचस्प कहानी बनाना रह गया हो। तो अगर समाज बाहरी सफलता की तरफ इतना झुक गया है, तो सवाल ये उठता है कि कोई इसके खिलाफ कैसे जाए? मतलब असल में चरित्र बनता कैसे है? क्या इस किताब में कुछ उदाहरण हैं? बिल्कुल है। और कहानियां कमाल की हैं, क्योंकि वो हमें सिखाती हैं कि चरित्र बनाने का कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। इसकी शुरुआत अक्सर एक अप्रत्याशित मोड़ से होती है। जैसे फ्रांसिस पर्किंस की कहानी। फ्रांसिस पर्किंस, हाँ, वो एक शांत स्वभाव की महिला थी जो कर्तव्य और सेवा के मूल्यों के साथ पली बढ़ी। वो शोहरत या पहचान के पीछे भागने वाली इंसान नहीं थी। लेकिन 25 मार्च 1911 को उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन न्यूयॉर्क की ट्रायंगल शर्ट वेस्ट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। वो पास में ही थीं और उन्होंने अपनी आंखों से वो भयानक मंजर देखा। उन्होंने युवा लड़कियों को, जो उनकी ही उम्र की थीं, जलती हुई इमारत की खिड़कियों से कूदते हुए देखा। सिर्फ 18 मिनट में 146 मजदूरों की मौत हो गई। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज्यादातर लोग ऐसा कुछ देखकर शायद डरकर भाग जाते या सदमे में आ जाते, लेकिन पर्किंस ने ऐसा नहीं किया। उन्हें लगा जैसे इस घटना ने उन्हें काम सौंपा है, एक जिम्मेदारी दी है। उन्हें लगा कि अब चुप बैठना नामुमकिन है। और यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। उन्होंने फैक्ट्री की अमानवीय स्थितियों की जांच की, सामाजिक कार्य का अध्ययन किया और धीरे धीरे सरकारी सेवा में आ गईं। और अंत में वो अमेरिका की पहली महिला कैबिनेट सदस्य बनी, श्रम सचिव।
इस पद पर रहते हुए उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और काम के घंटे तय करने जैसे कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई। कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये सब किसी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं किया। उन्होंने एक त्रासदी का जवाब दिया। उनका चरित्र किसी लक्ष्य का पीछा करने से नहीं, बल्कि एक कर्तव्य की पुकार का जवाब देने से बना। यहाँ दिलचस्प बात यही है, उनका मानना था कि महत्वाकांक्षा खतरनाक हो सकती है क्योंकि वो आपको आत्म केंद्रित बनाती है, लेकिन एक पुकार या वोकेशन आपको किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जो आपसे बड़ी है। वो प्रसिद्धि नहीं चाहती थी, वो बस उन मजदूरों की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती थी। को तो नहीं देखते, तो ये सीख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती है? ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि कभी-कभी वो पुकार किसी बाहरी घटना से नहीं आती, कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर ही होती है, और ये हमें एक ऐसी इंसान की कहानी की ओर ले जाता है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन शायद सबसे जरूरी बात नहीं जानते। ड्वाइट डी आइजनहावर। आइजनहावर मतलब अमेरिकी जनरल और राष्ट्रपति। वो तो हमेशा शांत और नियंत्रित दिखते थे बाहर से, लेकिन अंदर से वो भयानक गुस्से से जूझ रहे थे। जब वो 10 साल के थे, तब एक दिन उनके माता-पिता ने उन्हें हैलोवीन पर बाहर जाने से मना कर दिया। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो घर के बाहर गए और एक सेब के पेड़ पर तब तक मुक्के मारते रहे जब तक कि उनके हाथ लहूलुहान नहीं हो गए। 10 साल का बच्चा और इतना गुस्सा? हाँ, जब उनकी माँ ने उन्हें देखा तो उन्होंने डांटा नहीं, वो उन्हें अंदर ले गईं, उनके घावों पर मरहम लगाया और फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो आइजनहावर ने अपनी पूरी जिंदगी याद रखी। उन्होंने कहा, जो अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है वो उस व्यक्ति से महान है जो एक शहर को जीतता है। ये बात तो हैरान करने वाली है। हम आइजनहावर को एक शक्तिशाली जनरल और राष्ट्रपति के रूप में सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि वो अंदर से अपने गुस्से से लड़ रहे थे। ये तो पूरी छवि बदल देता है। बिल्कुल। और उस दिन के बाद आइजनहावर ने अपने गुस्से को खत्म करने की नहीं, बल्कि उसे अनुशासित करने की ठान ली। उन्होंने दशकों तक इस पर काम किया और यही गुण उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी ताकत बना। जब डी-डे का मौका आया तो उन्हें मित्र देशों की सेना का कमांडर इसलिए नहीं बनाया गया कि वो सबसे चतुर रणनीतिकार थे, बल्कि इसलिए कि वो सबसे स्थिर थे। वो जानते थे कि वो भयानक दबाव में टूटेंगे नहीं। डी-डे का उदाहरण तो कमाल का है। मतलब उस एक रात पर पूरी दुनिया का भविष्य टिका था, लाखों जानें दांव पर थीं। सोचिए उस दबाव के बारे में। और उस दबाव में जब सब कुछ दांव पर था, उनका दिमाग अपनी छवि बचाने पर नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने पर केंद्रित था। आक्रमण से ठीक पहले उन्होंने अपनी जेब में रखने के लिए 2 नोट्स लिखे, एक जीत के लिए और एक हार के लिए। जीत वाले नोट में उन्होंने सारा श्रेय सैनिकों और सहयोगियों को दिया, और हार वाले नोट में? हार वाले नोट में उन्होंने लिखा, हमारा आक्रमण विफल हो गया है। अगर इस प्रयास के लिए कोई दोष या गलती है तो वह केवल मेरी है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली। वो नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, वो उनके सालों के आत्म अनुशासन का सबूत था। ये तो हम सबको सीखना चाहिए। गुस्से में ड्राफ्ट करो, शांति में भेजो वाला नियम। कितने झगड़े बच जाते। बिल्कुल। राष्ट्रपति के तौर पर भी वो यही करते थे। अगर कोई परेशान करने वाला खत आता तो वो उसका तीखा जवाब लिखते, फिर उसे अपनी दराज में रख देते और अक्सर कभी नहीं भेजते। वो जानते थे कि उनकी पहली प्रतिक्रिया अक्सर गलत होती है। उनकी कहानी बताती है कि असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। तो हमने देखा कि चरित्र एक बाहरी पुकार का जवाब देने से बन सकता है या फिर एक अंदरूनी लड़ाई लड़ने से। और क्या तरीके हैं? स्रोत और क्या बताते हैं? एक और रास्ता है जो शायद सबसे मुश्किल है, सेवा और संघर्ष में गरिमा बनाए रखना। और यहाँ 2 लोगों की कहानियां बहुत शक्तिशाली हैं, डोरथी डे और बेयर्ड रस्टिन। डोरथी डे के बारे में मैंने सुना है, लेकिन ज्यादा नहीं जानता। डे की शुरुआती जिंदगी बहुत उथल-पुथल वाली थी। बोहेमियन जीवन शैली, विरोध प्रदर्शन, असफल रिश्ते। लेकिन एक बेटी के जन्म के बाद उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर हुआ। उन्होंने कैथोलिक वर्कर आंदोलन शुरू किया और गरीबों की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने गरीबों के लिए आतिथ्य के घर खोले, जहां कोई भी आकर रह सकता था और खा सकता था। ये तो बहुत से लोग करते हैं, उनकी बात में क्या खास था? खास ये था कि वो ये सब एक उद्धारकर्ता बनकर नहीं करती थी, वो खुद उन्हीं गरीबों के साथ उन्हीं घरों में रहती थी। उन्होंने शोहरत, आराम, यहाँ तक कि सरकारी मदद भी ठुकरा दी। उनका एक मशहूर कथन था,
हमारा उद्देश्य सफल होना नहीं है, बल्कि निष्ठावान होना है। ये तो आज की सोच से बिल्कुल उल्टा है। आज तो हर कोई इम्पैक्ट और स्केल की बात करता है। और यही उनकी खासियत थी। उन्होंने जानबूझकर प्रभावशाली होने से इनकार कर दिया। वो मानती थीं कि असली बदलाव लाखों लोगों तक पहुंचने में नहीं, बल्कि एक एक इंसान के साथ चुपचाप बिना किसी पहचान के बैठने में है। ये गरिमा का एक रूप है, परिणामों की चिंता किए बिना सही काम करते रहना। और बियर्ड रस्टिंग, उनकी कहानी इससे कैसे जुड़ती है? गेरी ने दुनिया की सफलता को खुद ठुकराया, लेकिन बेयर्ड रस्टिन से तो दुनिया ने सफलता और पहचान छीनने की कोशिश की। रस्टिन 1960s के दशक के नागरिक अधिकार आंदोलन के सबसे प्रतिभाशाली रणनीतिकारों में से एक थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक अश्वेत और खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति थे। उस समय आंदोलन के कई नेताओं को डर था कि उनकी पहचान की वजह से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। उन्हें बार बार कहा गया कि वो पर्दे के पीछे रहें, सुर्खियों में न आएं। ये तो बहुत अपमानजनक रहा होगा। जाहिर है, लेकिन रस्टिन की गरिमा देखिए। उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लिया। उन्होंने समझा कि आंदोलन उनसे बड़ा है। उन्होंने व्यक्तिगत प्रसिद्धि और पहचान के बजाय बड़े उद्देश्य के लिए काम करना चुना। उन्होंने 1963 में वॉशिंगटन पर हुए उस ऐतिहासिक मार्च का आयोजन किया, जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया था। वो पूरे कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, लेकिन उस दिन वो मंच पर नहीं, भीड़ में कहीं थे। वाह, मतलब अपनी मेहनत का श्रेय किसी और को लेने देना। बिल्कुल। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि गरिमा इस बात से नहीं आती कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको कितनी तालियां मिलती हैं। गरिमा सही काम करने की आपकी अंदरूनी प्रतिबद्धता से आती है, तब भी जब दुनिया आपको नजरअंदाज कर रही हो। तो अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ देखें, पर्किंस, आइजनहावर, डे, रस्टिन, तो एक तस्वीर उभरती है। चरित्र का निर्माण आसान रास्तों पर नहीं होता। ये मुश्किलों का सामना करने, खुद से लड़ने, बिना श्रेय की उम्मीद की सेवा करने से बनता है। सही पकड़ा। ये एक तरह का विंदाका का सूत्र है। ये एक जीवन दर्शन है जो हमें सतही पुरस्कारों के पीछे भागना बंद करने और गहरे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल न हो, लेकिन ये याद रखना कि सफलता चरित्र का पैमाना नहीं है। तो मुख्य संदेश ये है कि हमें संघर्ष से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसे विकास के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। हाँ, तो असल में ये किताब कह रही है कि चरित्र एक मांसपेशी की तरह है। आप इसे जिम जाकर सेल्फी लेने से नहीं, बल्कि मुश्किलों का वजन उठाकर बनाते हैं। और आज का समाज हमें जिम जाने के बजाय सिर्फ आईने में देखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सच्ची संतुष्टि बाहरी मान्यता से नहीं, बल्कि अंदरूनी ईमानदारी से मिलती है। और ये उन शांत सद्गुणों को भी महत्व देता है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। बिल्कुल। दया, धैर्य, विनम्रता, लगन, ये वो गुण हैं जो स्थायी चरित्र का निर्माण करते हैं। ये वो कसरत हैं जो इस मांसपेशी को मजबूत बनाती हैं। और ये गुण तब बनते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। ये उस अंदरूनी काम के बारे में है जो हम चुपचाप करते हैं दिन प्रतिदिन, बिना किसी वाहवाही के। तो आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी कहानी सुनाना और दिखाना चाहता है, शायद सबसे शक्तिशाली कहानी वो है जिसे हम चुपचाप जीते हैं। विचार करने वाली बात यह है कि अगर असली सफलता दिखने में नहीं, बल्कि बनने में है, तो हम चुपचाप अपने भीतर क्या बना रहे हैं।